नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। पाकिस्तान में जो चुनाव हुए उसके नतीजों ने चौंका दिया है। दरअसल जिस प्रकार से पाकिस्तान की जनता ने मैंडेट दिया वो पाक सेना के लिए एक बड़ा सदमा है। लेकिन क्या जनरल मुनीर वापस अपनी सेना में बैरकों को भेजेंगे, इसको समझने की आज कोशिश होगी। भारत और चीन के संबंधों में 2020 के बाद से ही तनाव बना हुआ है। 20 बार की कोर कमांडर मीटिंग हो चुकी है और 28 बार की राजनीतिक स्तर पे बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन समस्या का हल नहीं निकला है। और क्या अमेरिका भारत का इस्तेमाल चीन के खिलाफ अपने हितों को साधने के लिए कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल जिसका जवाब तलाशना बहुत जरूरी है। और जिस प्रकार से चीन भारत को समुद्र में चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, उसकी काट क्या भारत के पास है? आज भारत के सामने कई चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का जवाब तलाशने के लिए आज हम जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल SS पठानिया के पास चलेंगे। उन्हीं से इनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो पाकिस्तान में नई हुकूमत का इंतजार है। दूसरी तरफ जनरल मुनीर ने क्या पाकिस्तान को एक बार फिर से फंसाकर रख दिया है। वे दुनिया में दो मोर्चों पे जंग भी चल रही है। एक तरफ इजराइल हमास के बीच लगातार जंग जारी है, रूस यूक्रेन जंग भी जारी है। इससे भारत ने क्या कुछ सीखा, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती भारत के सामने नॉर्थ ईस्ट है। हम टू फ्रंट वॉर की बात कर रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से चीन ने म्यांमार में हस्तक्षेप किया है, म्यांमार में इन्वॉल्वमेंट चीन की दिख रही है, क्या अब भारत 3 फ्रंट पर विचार कर रहा है? कई सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और उनका जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जाने माने खास मेहमान कर्नल SS पठानिया हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू राजेश। शौर्य चक्रा। जैन सर, थैंक यू समय देने के लिए। कर्नल SS पठानिया सर, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे बात करनी है, लेकिन शुरुआत मुझे लगता है कि पड़ोस से की जाए तो ज्यादा बेहतर है। जिस प्रकार से पाकिस्तान में हाल ही के चुनाव के नतीजे आए, बहुत हेरफेर के आरोप भी लगे। जनता का मैंडेट जो था वो इमरान खान के साथ था, PTI के साथ था, लेकिन अब दो परिवार, शरीफ परिवार, जरदारी परिवार जो हैं वो पाकिस्तान की कमान संभालने वाले हैं। कैसे हम इसको देखें? देखिए राजेश जी, जो पाकिस्तान में भी जो इलेक्शन हुए हैं वो अनप्रेसिडेंटेड जी। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा आर्मी जो है वो, जिसको एस्टेब्लिशमेंट भी बोलते हैं, दे बीन कॉलिंग द शॉट्स। बिल्कुल सर। और अगर आप पिछला इलेक्शन दे दीजिए, जब इमरान खान पावर में आया था तो उस समय भी आर्मी ने उसको सपोर्ट किया जी। इस समय सिचुएशन थोड़ी बदली है, इमरान की जगह अभी ये नवाज शरीफ आ गया है। तो जब इन्होंने ये कंसीव किया था ऑपरेशन इलेक्शन और नवाज शरीफ को लंदन से वापस बुलाया, तो एक डील हो चुकी थी ओके कि नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा और जितनी धांधली करने की ज़रूरत है वो फौज करेगी। किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि पाकिस्तान की जो तहरीक इंसाफ पार्टी को पूरी तरह मार्जिनलाइज करने के बाद, इमरान खान को पिछले 6 महीने से जेल में रखने के बावजूद, उनकी सारी लीडरशिप को ख़त्म करने के बाद उनके लिए कोई लेवल प्ले फील्ड नहीं था। उनका इलेक्शन सिंबल भी ले लिया गया था जी। सो नोबडी एक्सपेक्टेड कि अवाम जो है इतने ज़्यादा नंबर में आएगा। और जब वोटिंग हुई और आपने देखा होगा कि इंडिपेंडेंट इन्होंने 100 से ज़्यादा सीटें ले ली हैं जी, तो आर्मी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। उससे आर्मी की क्रेडिबिलिटी भी इरोड हुई है और उनकी जो इमेज है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रहार हुआ है। अभी इन्होंने क्या किया है कि इलेक्शन में धांधली, जो फॉर्म 45 होते हैं ओके, उसके अंदर बूथ लेवल की एंट्री होती है, बिल्कुल सर, उसको उन्होंने इग्नोर कर दिया। फॉर्म 47 उसको जो रिटर्निंग अफसर देता है उसको चेंज वगैरह करके, और फाइनली दे गॉट द सीट्स a situation which is favorable for People's Party and नवाज शरीफ पार्टी। ओके। अभी ये दोनों जो हैं मुनीर के संरक्षण में, अब ये मान के कि जो इनमें जो की डायरेक्टर जो है वो मुनीर है, ओके। और इन दोनों पार्टियों को उन्होंने साथ लिया है और ये दोनों पार्टियां कुछ इंडिपेंडेंट टूट के उनके पास चले जाएंगे और वो अपनी गवर्नमेंट बना लेंगे। पर सवाल ये है कि अवाम की जो उम्मीदें हैं, जिस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ के सामने आए, क्या हम इसको डेमोक्रेसी बोल सकते हैं? मेरे हिसाब से नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते, लेकिन एक पॉइंट और भी तो है कि पाकिस्तान की आवाम ने पाक आर्मी को भी तो एक मैसेज दे दिया है कि आप राजनीति मत करिए, आपकी जगह बैरकों में है, आप जाइए बैरकों में, आप अफगान सीमा, ईरान सीमा और भारत सीमा को संभालिए।
क्या पाकिस्तान की आर्मी इस चीज को समझ पाएगी? देखिए, आर्मी को पावर में बना रहने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी जी। हैं। नंबर एक कि उनको एक सिस्टम चाहिए जो पूरी तरह से स्टेबलाइज नहीं हुआ हो। जी। अभी इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे, कभी भी ये लोग नवाज शरीफ या शहजाद शरीफ जो भी बनता है उससे है। सपोर्ट विड्रॉ कर सकते हैं दूसरे को बोल के। हाँ। तो ये जो सिचुएशन है जो फ्लक्स मोड में है, ये आर्मी के लिए फेवरेबल है। नंबर दो, अगर हम बात करें भारत पाक रिश्तों के बारे में, आर्मी नहीं चाहती कि भारत और पाकिस्तान के अंदर रिश्ते मजबूत हों। ठीक है। उससे उनकी रेलिवेंस खत्म हो जाएगी। और ये पाकिस्तान आर्मी, देखिए, ये उस टाइप के लोग हैं जिन्होंने फॉरेन में अपनी प्रॉपर्टीज बना रखी हैं जी। ये लोग ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, ये लोग वहाँ की जो बाकी प्रोजेक्ट हैं उसमें इन्वॉल्व हैं। अभी पीछे उन्होंने एक लैंड बैंक ले लिया था 10 लाख कनाल से ज़्यादा। तो दे आर मेकिंग मनी, लोग उनको देख रहे हैं। और ये जो अभी इलेक्शन हुए हैं, जैसे मैंने पहले बोला है कि पाकिस्तान आर्मी की जो इमेज और क्रेडिबिलिटी है जी, और उनकी जो पकड़ है पाकिस्तान के ऊपर, वो आस्ते आस्ते ढीली हो रही है अभी। लेकिन कर्नल पठानी, एक चीज और भी तो है कि हम अगर 1998-99 के दौर में चले जाते हैं, नवाज शरीफ वहाँ पे प्रधानमंत्री थे, अटल जी यहाँ पे प्रधानमंत्री थे। एक शुरुआत हुई थी कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने की। फिर हम 2014 में आ जाते हैं, नवाज शरीफ वहाँ प्रधानमंत्री थे, यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेते हैं, फिर वो भारत आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी एकाएक लाहौर पहुँच जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि नवाज शरीफ या शरीफ परिवार सत्ता में आता है, वो कोशिश एक करता है कि भारत के साथ संबंधों को सुधारा जाए। तो क्या एक उम्मीद की जा सकती है या जनरल मुनीर ऐसा नहीं होने देंगे? या फिर ये एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये गवर्नमेंट जो है सिर्फ 2.5 साल के लिए है, 2.5 साल बाद इमरान की भी जेल से बाहर आ सकते हैं, राजनीतिक एंट्री फिर हो सकती है। देखिए, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है, वी कैन ओनली स्पेकुलेट। जी। बट आप ये सही बोल रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है वो ही अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। जी। ही वांट्स टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप विद इंडिया। दोनों के लिए ठीक है। अभी यहाँ से सामान जाता है इंडिया से, वो दुबई के थ्रू पाकिस्तान में पहुँच रहा है, रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पाकिस्तान की जनता वैसे ही त्रस्त है। अगर आप उनका कर्ज देखेंगे, उनके लोगों की हालात देखेंगे, और उसके अंदर जो वहाँ पे सिचुएशन बनी हुई है, जो बलूचिस्तान में प्रॉब्लम चल रही है जी, खैबर पख्तूनवा में प्रॉब्लम चल रही है, टीटीपी की प्रॉब्लम चल रही है, अफगानिस्तान, तो दे आर वेरी डिस्टेबलाइज कंट्री जो इट्स ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। जी। अभी आर्मी के अगर मान लीजिए नवाज शरीफ और मोदी जी कुछ रिश्ते सुधारते हैं, कोई सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, आर्मी वो होने नहीं देगी। जब तक आर्मी जो है मार्जिनलाइज नहीं हो जाएगी और डेमोक्रेसी जो है वो उभर के सामने नहीं आएगी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके, एक और पड़ोसी है जिसकी बात मुझे करनी है, वो चीन है। हम 2020 के बाद से लगातार टेंशन एलएसी के ऊपर देख रहे हैं। 20 बार की कोर कमांडर मीटिंग हो चुकी है, 28 बार जो है राजनीतिक स्तर पे दोनों देशों में बातचीत हो चुकी है। डेपसांग डेमचाक अभी भी वो मुद्दे हैं जिनको सुलझाया नहीं गया है। हम क्या इन दोनों देशों का फ्यूचर देखें? क्या संबंध नॉर्मल हो सकते हैं या ऐसे टेंशन चलती है? चाइना नहीं चाहता है जी, कि भारत को वो स्टेबलाइज होने दे। जी, चाइना ये चाहता है कि भारत को एंगेज करके रखे और भारत के ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर जो है बनाए रखे। जी। अभी आप देखिए, हमारी तकरीबन 55 या 60 हज़ार आर्मी है जो डिप्लॉयड है वहाँ ले के अंदर, ठीक है, गलवान वैली के अंदर। उनकी जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है वो कितनी है? दूसरा, अगर हमने चाइना को काउंटर करना है तो वी हैव टू प्रोक्योर वेपन, एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स। वो हम लोग कर रहे हैं। वी आर द नंबर 1 इम्पोर्टर इन द वर्ल्ड एज फॉर द वेपन्स एंड अदर ऑपरेटर्स आर कंसर्न। तो चाइना की ये भी एक स्ट्रेटजी है कि इनको उलझाए रखो यहाँ पर, तो वो वापस नहीं जाएगा। वो अपने रिश्ते मजबूत नहीं करना चाहता है। दूसरी तरफ देखिए, हमारा जो सामान चाइना से आ रहा है उसमें हमेशा बढ़ोतरी हो रही है। हम लोग कुछ ऐप बैन करके रख देते हैं, लेकिन हमारा जो डेफिसिट है और हमारा जो एक्सपोर्ट है वहाँ से चाइना से, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इंपोर्ट वहाँ से जो आ रहा है, बहुत सामान आ रहा है। उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है। और चाइना का जो डिज़ाइन है वो इंडिया की परवाह नहीं करते हैं। उन्होंने अपनी जो राइवलरी रखी हुई है वो है मिलिटरीली एंड इकोनॉमिकली विद द यूएसए। ओके, इंडिया इज अ वेरी स्मॉल प्लेयर एंड अमेरिका इज यूजिंग इंडिया टू काउंटर बैलेंस चाइना, फुली रियलाइजिंग द वनरेबिलिटी ऑफ चाइना इन द सी। ये जो क्वाड वगैरह के जो ऑर्गेनाइजेशन बने हैं वो इसलिए बनाए उसने। तो ये चल रहा है। अच्छा, ताइवान जो है वो भी आप देखिए, चाइना अगर ताइवान में कल को कुछ करता है उसके लिए सेफ गार्ड मैकेनिज्म बनाने पड़ेंगे। ठीक है, मैं ब्लू वाटर पे आऊँगा। ब्लू वाटर का जो मुद्दा है,
उसको मुझे लगता है कि मैं बाद में आपसे समझ लेता हूँ। पहले चाइना को लेके ही हम बहुत डिटेल में बात करना चाहेंगे आपसे। कर्नल पठानिया, चीन को लेकर ही हम बात कर रहे हैं। एक बड़ा अहम पॉइंट आपने रेज किया कि एक तरफ हम एलएसी पर टकराव भी है, मिरर फेस डिप्लॉयमेंट भी है, दूसरी तरफ हम व्यापार भी कर रहे हैं। लेकिन क्या भारत के पास कोई और ऑप्शन नहीं है? इस समय राजेश जी ऑप्शन नहीं है जी, क्योंकि किसी भी अगर हम आइटम की बात करते हैं, डिफेंस रिलेटेड हो या दूसरी रिलेटेड हो, उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो चाइना में बहुत कम है। ओके, इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो वो हमें ज़्यादा सूट करती है। मान लीजिए कोई आइटम वहाँ पे हमें 40 रुपये मिल रही है और उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंडिया में होगी वो 70-80 रुपये होगी। जी, एंड व्हेन यू टेक इनटू कंसिडरेशन द वॉल्यूम, सो इंडिया हैज़ नो ऑप्शन बट टू गो फॉर दैट। बट सवाल ये है कि इसका सोल्यूशन हम कब निकालेंगे। आत्मनिर्भर भारत जो है ये अच्छा काम कर रहा है, बिल्कुल, लेकिन अगर आप इसके अंदर थोड़ा गहराई से जाके देखेंगे, तेजस जो 1980s में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जी, उसका इंजन जो है अभी भी बाहर से आ रहा है, यूएसए से आ रहा है। यूएसए से आ रहा है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की जो बात करते हैं, ठीक है, वो हमारे पास जब तक इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी नहीं होगी, क्योंकि अगर हम बाकियों से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, कल को मान लीजिए हम अपने वेपन और इक्विपमेंट दूसरे देश को देते हैं, वो भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करेगा। जी, तो अनलेस वी डिवोट ए साइजेबल चंक ऑफ अवर जीडीपी इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, हम ज़्यादा दूर नहीं पहुंच पाएंगे। अभी आप देखिए, इजराइल का जो जीडीपी का 4.8% जी, इज बीइंग गिवन फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। साउथ कोरिया का 4.5 है और हमारा 0.4 और 0.5। 0.6 है। तो इस कंडीशन में आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको दूसरे देशों के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। और वो जो आत्मनिर्भरता का जो हम सपना देख रहे हैं, जी, वो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं चीन को लेकर ही बात आपसे कर रहा हूँ। जिस प्रकार से ज़मीन की बात हमने कर ली कि एलएसी पे टेंशन है पिछले कुछ सालों से, लेकिन हम देख रहे हैं कि बात ज़मीन की नहीं है, बात अब ब्लू वाटर में भी पहुंच चुकी है। जिस प्रकार से आप कंबोडिया में चीन को देखते हैं, कोको आइलैंड म्यांमार में आप चीन को देख रहे हैं, बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में चीन को देख रहे हैं, मालदीव का हाल ही में हमने देखा प्रेसिडेंट ने किस प्रकार से इंडिया आउट अभियान चलाया और वहाँ पे चीन पहुँच गया। इसे हम कैसे देखें? देखिए राजेश जी, बहुत अरसा पहले बात करते थे हम एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। जी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाज नथिंग बट सराउंडिंग द इंडिया। आप Okay. डिजीबूती से शुरू हो जाइए, जी, आप गदावर पे आ जाइए, आप बांग्लादेश चले जाइए कॉक्स बाजार में, आप श्रीलंका में हम्बन टोटा चले जाइए, उसके बाद मालदीव आ जाइए। तो हम जो चारों तरफ से चाइना हमें घेरने की कोशिश कर रहा है। अभी सवाल ये है कि जब चाइना हमें घेरने की कोशिश कर रहा है, दैट मीन हमें अपनी जो सामर्थ्य है, जी, वेपन टेक्नोलॉजी, मिसाइल डिफेंस रिलेटेड, वो बढ़ानी पड़ेगी। तो चाइना जो है उसके लिए हमें एक साइजेबल पोर्शन जो है डिफेंस में बजट में देना पड़ेगा, जो हम कर नहीं पा रहे हैं, जी। बिकॉज और भी प्रॉब्लम है। तो चाइना का जो मेन स्ट्रेटेजी है कि इनको इकोनॉमिकली आप वीकन करते रहिए। देखिए आजकल इकोनॉमिक वॉरफेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन द फिजिकल वॉरफेयर, जी। कन्वेंशनल वॉरफेयर। तो वो उनकी स्ट्रेटेजी चल रही है। अब इसमें से हम उभर के कैसे आते हैं? और दूसरा, हमारी खुद की एस्पिरेशन भी है, वी वांट टू बिकम ए ग्लोबल पावर। बिल्कुल सर। तो ग्लोबल पावर बनने के लिए जब चाइना जैसा सामर्थ्यवान देश हमारे सामने बैठा हुआ है, एंड देन व्हेन यू टॉक अबाउट दैट 2.5 जी, फ्रंट थ्रेट हमारे पास जो है, हाँ, चाइना देख लीजिए आप, पाकिस्तान देख लीजिए, इंसर्जेंसी आप नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए, वैली में देख लीजिए, कश्मीर में, तो उसके अंदर भी हमारी पैसा तो जा ही रहा है ना, पैसा जा ही रहा टू है। मेंटेन दैट काइंड ऑफ ए फोर्स लेवल। और उसके साथ अब ये ड्रग वाला नार्को टेररिज्म भी कंबाइन करके देखिए, तो एक और चैलेंज हो जाता तो है। इट्स लेकिन वेरी चैलेंजिंग। एक चीज और भी है सर, हाल ही में हमने देखा कि अमेरिका के साथ आप बहुत अच्छे रिलेशन आपने बैलेंस किए हुए हैं। अमेरिका रशिया को बैलेंस करके चल रहे हैं। यूरोप के कई कंट्रीज के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हुए हैं, मिडिल ईस्ट में भी रिलेशंस बहुत अच्छे हुए हैं, और इसके लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर की तारीफ होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से हमारे नेबर्स हैं, वो एक चिंताजनक पहलू मुझे कभी कभी नजर आता है। आप नेपाल को ले लीजिए, उनके जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने हाल ही में चीन का दौरा किया। मुइजियो की बात मैंने की, म्यांमार में देख रहे हैं, भूटान के अंदर हम देख रहे हैं, श्रीलंका के अंदर ये देख रहे हैं। तो क्या हम नेबर्स फर्स्ट हम बोल तो रहे हैं, लेकिन क्या उसके बारे में और हमें डीपली सोचना होगा? ये बहुत जरूरी, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा राजेश जी। देखिए, आप पहले हमें अपनी जो नेबर हैं उनकी केयर करनी पड़ेगी। दे हैव टू बी प्रो इंडियन, क्योंकि अगर वो, चाइना के पास क्या है जो हमारे पास नहीं है, इकोनॉमिकली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, जी, टेक्नोलॉजिकली दे आर वेरी मच एडवांस कंपेयर टू अस।
और उसके बाद वो कोई भी येन केन प्रकरण कोई भी लगा के ना साम दाम दंड भेद नीति डरा के पैसे दे के वो इनको काबू में कर लेते हैं। अभी उस सिचुएशन में काउंटर करने के लिए उनकी स्ट्रेटजी को हमारे पास वेयर विदॉल होनी चाहिए, हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए जो भी है नहीं। तो कब हम वो रिसोर्सेज डेवलप कर पाते हैं, कब हम उस स्टेज में आते हैं, अगेन इट्स गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम टू काउंटर चाइना। और चाइना जब हमारे से अगर देखिए, अगर हम बात करते हैं अपने डिफेंस बजट की बात कीजिए या अपनी जीडीपी की बात कीजिए, हमारे पास कितना 3.7 ट्रिलियन, बिल्कुल सर, दे आर सिटिंग अराउंड 18 ट्रिलियन डॉलर्स। तो पैसे से तो बड़ी पुरानी कहावत है, इट्स अ मनी विच मेक्स द मेयर गो। और उसके अंदर वो बड़े क्लियर है कि उनका जो डिज़ाइन है वो बड़े क्लियर है कि हमने क्या करना है। हमारा जो थोड़ा बहुत हम कभी कभी मिक्स हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम है बिकॉज वी आर ए डेवलपिंग नेशन एंड वी कैनॉट कम्पीट विद द चाइना इकोनॉमिकली एज वेल एज मिलिटरीली, दो वी आर केपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग अवर इंटरेस्ट। ओके, लेकिन अगर हम उनको ये सोचें कि हम उनको जो है बीट कर सकते हैं इन देयर ओन गेम, दैट्स नॉट पॉसिबल। एक चीज और भी है सर, अक्सर जनरल रावत सर टू फ्रंट वॉर की या टू एंड हाफ फ्रंट वॉर की बात करते थे, लेकिन जिस प्रकार से चीन ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ खड़ा किया और जिस प्रकार से चीन की म्यांमार के अंदर इन्वॉल्वमेंट दिखाई पड़ रही है, और हाल ही में हमने एफएमआर को कैंसिल करने का फैसला भी किया है, फ्री मूवमेंट रिजीम को, क्या हमें मान के चलें कि आने वाले 10-15 साल बाद हमें थ्री फ्रंट के बारे में भी सोचना पड़ेगा, जिस प्रकार से चीन की इन्वॉल्वमेंट म्यांमार के अंदर हो रही है? देखिए, वी हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट नेबर्स, बिकॉज अल्टीमेटली अगर हमें कल को कोई थ्रेट डेवलप होगा वो यूए से नहीं आएगा, वो ईरान से नहीं आएगा, वो आएगा थ्रू दीज नेबर्स ऑफ आवर्स। जी, अभी ईस्ट की अगर हम बात करते हैं, अभी जो मणिपुर में हुआ था उसमें चाइना की इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर। आप मिजोरम की बात की लीजिए, दे ऑल आर प्रो चाइनीज। उसके बाद ये जो रिफ्यूजी आ रहे हैं वहाँ से, दैट्स अगेन ए बिग थ्रेट टू अस। जी, ये जो रोहिंग्या वहाँ से आ रहे हैं, बिल्कुल सर, और यहाँ पे हमारे सिस्टम जो है ये है कि उनको आधार कार्ड भी दिए जा रहे हैं, राशन कार्ड भी दे रहे हैं, कोई उनको निकालने की बात ही नहीं करता है। तो वी हैव टू बी, और इन लोगों के जो अभी जो खबर है, रिपोर्ट है कि 5 करोड़ बाहर के जो लोग हैं मुस्लिम, दे हैव एंटर्ड इंडिया। आप हमारी खुद की अनएम्प्लॉयमेंट देखिए, आप हमारे खुद के रिसोर्सेज देखिए, हमारे पास क्या वो लीवे है कि हम इतने 5 करोड़ के करीब लोगों को यहाँ पे एडजस्ट कर सकें। उसके बाद वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी आप देख ही रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ हो जाता है, कहीं में रोहिंग्या का नाम आता है, कहाँ पे बांग्लादेशी जो लीगल इमिग्रेट्स हैं। जी, सो वी हैव टू बी वेरी वेरी फर्म दैट ऑल दोज पीपल हु हैव एंटर्ड इंडिया इन ए इलीगल वे, दे मस्ट बी डिपोर्टेड बैक। अभी प्रॉब्लम है गवर्नमेंट की उसके अंदर, बिकॉज वो रिफ्यूजी एंगल आ जाता है, तो ह्यूमैनिटेरियन एंगल आ जाता है, बट वी हैव टू बी वेरी वेरी फर्म एंड टेक मेजर्स विच आर इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। ओके, एक पॉइंट और है सर, क्योंकि एफएमआर की मैं बात कर रहा हूँ, जिस प्रकार से 1600 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर हमारा म्यांमार के साथ है, वहाँ पे फेंसिंग भी की जा रही है। तर्क ये है कि म्यांमार से आतंकी हैं वो खुलेआम जो है मणिपुर, मेघालय, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश में मूवमेंट कर रहे हैं। ड्रग का भी एक बड़ा एंगल सामने आ रहा है, लेकिन हमने पंजाब बॉर्डर के ऊपर भी लंबे वक्त से देख रहे हैं कि बाड़बंदी की हुई है, जम्मू कश्मीर में भी है, सेना भी डिप्लाई है, बीएसएफ भी डिप्लाई है, आईटीबीपी, तमाम संस्थाएं डिप्लाई हैं, लेकिन अभी भी ड्रग्स और मिलिटेंसी उस पार से आ रही है। तो कितनी उम्मीद करें कि यहाँ पे इस पे लगाम लग पाएगी? देखिए, अगर हम बात करते हैं ड्रग्स की या वेपन्स की या फेक करेंसी की, उसके 3 तरीके हैं। जी, आप टनल का यूज़ कीजिए, ओके, उसके बाद आप ड्रोन का यूज़ कीजिए, जी, और उसके बाद आप जो है बाहर वाले रूट की बात कीजिए, नेपाल के थ्रू आते हैं जो, बिहार के थ्रू, तो वो सिस्टम चले हुए हैं। अभी सवाल ये है कि हम इन चीज़ों को रोकने के लिए हमारे पास इस समय क्या स्ट्रेटजी चल रही है, वो जो स्ट्रेटजी है वो क्या रिजल्ट दे रही है, और कहाँ पे हमें मिड कोर्स करेक्शन करनी पड़ेगी ताकि इन चीज़ों को रोका जा सके। ठीक, क्योंकि ड्रग वार ऐसी चीज़ है जिससे आपकी जनरेशन जो है, यंग जनरेशन पूरी तरह से तबाह हो जाती है, तो उसके लिए आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के लिए प्रॉक्सी वार का एक हिस्सा है एंड इट्स पेइंग देम द डिविडेंड। बाकी पंजाब के अंदर आपने देखा अभी चीज़ें आस्ते आस्ते इंप्रूव हो रही हैं, पहले जो सिचुएशन थी बहुत खराब थी, काफ़ी बेहतर है। लेकिन एक अमेरिका को लेकर भी मेरे कुछ सवाल हैं। अमेरिका इंडिया रिलेशन को आप कैसे देखेंगे? अभी तक ये कहा जाता है कि अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, वो अपने हित पहले देखता है। अमेरिका इंडिया रिलेशन को हम कैसे देखें जिस वक्त अमेरिका वर्सेस चाइना है, और क्या
इंडिया का यूज तो नहीं किया जा रहा है चाइना के खिलाफ, कैसे हम देखें? देखिए राजेश जी, आपने एक बड़ी अच्छी बात की है, नेशनल इंटरेस्ट। जी अमेरिका जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट देखता है, उसकी जो सारी स्ट्रेटजी वो बेस होती है उसके नेशनल इंटरेस्ट के साथ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को कंबाइन करने के बाद, जी। बिकॉज वो ग्लोबल पावर है, दे आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड टुडे। इंडिया को भी अपने नेशनल इंटरेस्ट देखने चाहिए। जहाँ तक लॉबिंग का सवाल है, देखिए रशिया हमारा बहुत पुराना दोस्त है, बिल्कुल सर। लेकिन रशिया की जो हालात अभी चल रही है, तो मेरे अपने हिसाब से वी कैनॉट ट्रैवल इन 2 वोट्स, जी। कि हम रशिया के साथ भी लगे रहे, हम बिल्कुल। अमेरिका के साथ भी लगे रहे, एंड वी से इट्स अ पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी। वी हैव टू टेक वन क्लियर स्टैंड। एट द मोमेंट द सिचुएशन डिजायर दैट वी मस्ट बी प्रो अमेरिका, एंड रशिया के साथ जो सेम्बलेंस ऑफ गुड रिलेशनशिप है वो बनाए रखें। जी जब अगर जरूरत पड़ती है, जैसे S-400 मिसाइल, दे आर हाँ। बेस्ट इन द कंट्री। बिल्कुल सर। और उसके बाद हम आत्मनिर्भर बनने की तरफ जो है वो रशिया से भी कॉपरेशन ले सकते हैं, अमेरिका से भी ले सकते हैं, बिकॉज हमारी सबसे बड़ी एडवांटेज है कि वी आर ए वेरी बिग मार्केट। ओके, लेकिन एक पॉइंट मेरा जो अहम है, जो सवाल शायद मैं चूक गया आपसे पूछने में, कि हाल ही में हमने देखा शी जिनपिंग ने अमेरिका की यात्रा की थी, उसके बाद उनके जो विदेश मंत्री हैं वांग यी, वो उनके एनएसए से मिलते हैं जाकर, और उनके विदेश मंत्री से भी मुलाकात उनकी होती है। मैं समझना चाहूँगा आपसे कि एक तरफ अमेरिका चीन के साथ अपनी बातचीत को जारी रख रहा है, दूसरी तरफ भारत है। हमने देखा कि जब ब्रिक्स समिट के लिए प्रधानमंत्री मोदी गए थे तो शी जिनपिंग से जब मुलाकात हुई थी, तो दोनों के बीच एक जो टेंशन है, एलएसी की जो टेंशन है, वो बॉडी लैंग्वेज में भी दिखाई पड़ रही थी। और उसके बाद एससीओ समिट की बात करें और G20 की बात करें, मुलाकात नहीं होती है, दोनों नेता एक दूसरे के यहाँ पे आते जाते नहीं हैं। हम कैसे देखें? अमेरिका अपने रिलेशंस को अच्छा कर रहा है, लेकिन भारत और चीन के जो रिलेशन है उसमें कड़वाहट है, कैसे देखें? देखिए, जहाँ तक यूएसए और चाइना का सवाल है, जी। दे आर वेरी वेल फोकस्ड ऑन देयर इकोनॉमिक ओके। इंटरेस्ट, और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए ये लगता है कि एक सेम्बलेंस दिया जाए कि हम दोनों के बीच में रिलेशन अच्छे हैं, बिकॉज यूएसए के अंदर जो 90% से ज़्यादा सामान वो बाहर से आता है। ओके। चाइना इज़ ए ग्रेट सोर्स ऑफ दैट। जी उसके बाद इंडिया आ जाता है ऑन ए डिफरेंट काइंड ऑफ ए लिम्ब। जी। तो इंडिया को इनके साथ तो कंपेयर किया नहीं जा सकता है, बिकॉज वी आर येट टू रीच दैट स्टेज। अभी ये दोनों देश जो हैं, खासकर यूएसए लिवरेज देगा इंडिया को, जी। और अपने जो चाइना को इन्फ्लुएंस करने के लिए, और जो मैरीटाइम हम बात करते हैं, कीपिंग द सी लेन्स ओपन, जो जी। आप बात कर रहे थे, मलेशिया हो गया, हाँ, हाँ। सिंगापुर हो गया, वियतनाम हो गया, वो जी। दादागिरी कर रहे हैं खुलेआम। जी। वो कहते हैं जी साउथ चाइना सी पूरे का पूरा हाँ। हमारा है, बाकी जो आइलैंड बनाए हुए हैं उन्होंने, तो वो लगे हुए इसके अंदर। अमेरिका हैज़ टू काउंटर इट। ओके। मे बी आफ्टर 15 years probably the equation will be different। अगर हम नेवल पावर की बात करते हैं, चाइना इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड टुडे। नो उनके पास जो डाउट। फ्लीट है। लेकिन नेवल पावर की आपने बात की, तब बात आती है कि ब्लू वाटर आने वाले वक्त में बहुत अहम होगा, और इसके अंदर आने वाले वक्त में जो जंगें ज़मीन पे होती थी वो ब्लू वाटर में भी होंगी। आपने क्वेट का भी जिक्र बीच में किया। कितनी संभावना है क्वेट की कि वो एक साथ मजबूती से चीन के खिलाफ आए, और क्या पॉसिबिलिटी है कि कल भारत वर्सेस चाइना हो और क्वेड उसमें अहम भूमिका निभाए? देखिए, चाइना की जो वनरेबिलिटी है दैट लाइज इन द मलाक्का स्ट्रेट। ओके। बहुत नैरो चैनल है वो, जी। और चाइना का 80% से ज़्यादा जो सामान आता है बाहर से, वो उस रूट से आता है। जी। अगर उसको ब्लॉक कर दी जाए तो चाइना की जो सामरिक शक्ति है या उसकी सस्टेन करने की पावर जो है वॉर एफर्ट को, जी। वो ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। दूसरा, मैरीटाइम पावर के अंदर जो आपके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जी। चाइना के पास 2 ही हैं, शायद तीसरा शायद बना रहा है वो। अमेरिका के पास 12 या 13 हैं, एंड दैट्स ए ह्यूज फोर्स मल्टीप्लायर। ओके। जिसके सबमरीन भी चलती हैं। जी। और सबमरीन के भी, जैसे मैं बात कर रहा था, इंडिया ने भी सबमरीन भेजी थी श्रीलंका में, हाँ। जब उनका वो नेशनल डे चल रहा था। जी। हमें अपनी जो सबमरीन्स हैं, दे प्ले ए वेरी वेरी डिसाइसिव रोल इन ए नेवल ऑपरेशंस। इस समय हमारे पास तकरीबन 18 सबमरीन है, वो भी पुराने टाइप की हैं। जी। चाइना के पास 10 या 11 तो न्यूक्लियर सबमरीन है, और न्यूक्लियर सबमरीन एक बार अंदर चली जाती है वाटर के अंदर तो 3 महीने तक वहाँ सस्टेन कर सकती है। हमारी जो सबमरीन्स है वो उनको 10 या 15 दिन के बाद सरफेस करना, और जब आप सरफेस करते हैं तो यू बिकम ए वेरी इजी टारगेट। सो वी हैव टू इंक्रीज। और एक बड़ी पुरानी कहावत है कि वन हु रूल द सी
ही रूल्स द लैंड ऑल्सो। ओके, ये बहुत अहम पॉइंट आपने कहा। एक चीज़ और है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम रूस यूक्रेन जंग को देख रहे हैं कि लंबा वक्त हो चुका है, हम इजराइल हमास जंग को भी देख रहे हैं कि एक लंबा वक्त उस जंग को भी हो चुका है। इंडियन आर्मी ने इससे क्या कुछ सीखा है और क्या कुछ सीखने की जरूरत है? देखिए, सबसे बड़ी जो सीख अभी इंडियन आर्मी को लेना चाहिए, वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी कंपल्सेंट। ओके, मोर सो व्हेन द चाइना इज ऑलरेडी ब्रीदिंग डाउन आवर नेक। जी, पाकिस्तान चाइना का जो इवल नेक्सस है, तो दो फ्रंट बार को सस्टेन करने की, ये नहीं कि हम लड़ सकते हैं जी। 8 दिन लड़ सकते हैं, 10 दिन लड़ सकते हैं, लेकिन ये लंबा अगर खिंचता है तो हमें उस तरीके का पूरा प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। और उसके बाद हमें अपने जो दोस्तों हैं, जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उनके ऊपर भी डिपेंड करना पड़ेगा। वी हैव टू मेक यूज ऑफ चाइनाज वल्नरेबिलिटी इन द सी, बिल्कुल सर। and then we have to have a good neighbors who can stand with India in time to come when there is a crisis. जी, तो I'm sure the government must be thinking about it, because ये तो सबको पता है, आपको पता है, मेरे को पता है, and government is fully aware. उनके लेकिन पास एक कभी चीज, भी होंगे। जो चीज मैं समझना चाहता हूँ आपसे कि कहा जाता था कि पहले 30 डे का आप अपने पास अम्यूनिशंस और रिजर्व रखते थे, फिर 60 डेज का होता था, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं वो ये बता रहे हैं कि आपको कम से कम 2 से 3 साल का आपको तैयारी करके रखनी पड़ेगी, या आपके पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि जो कंटिन्यू आपको उस रफ्तार से अम्यूनिशंस बना के दे सके। वही मैं बता रहा हूँ ना सर, कि हमारी जो कैपेसिटी है इस समय जी, टू सस्टेन ए वॉर, दैट्स वेरी लिमिटेड। ओके, नाउ उसके बाद आप जो बात कर रहे हैं, WWR होता है, वॉर वेस्टेज रेट एज फॉर द एम्यूनिशन इज कंसर्न, वो हमारे पास कितना है, आई हैव नो नॉलेज अबाउट इट। बट सवाल ये है कि इंडिया जैसी कंट्री जो अभी डेवलप कर रही है, कैन दे गिव दैट काइंड ऑफ ए एलोकेशन, और कैन दे स्पेंड दैट काइंड ऑफ ए मनी? जी, और अगर हम बात करें कन्वेंशनल वॉरफेयर की, देखिए चाइना इज ए न्यूक्लियर नेशन, सो इज द पाकिस्तान, सो अभी सो न्यूक्लियर डेटरेंस जो है जी, ये कब तक काम करता है? लेकिन इस समय जैसे आप बात कर रहे हैं, आप ले लीजिए हमास इजराइल वॉर की, बिल्कुल सर, आप ले लीजिए यूक्रेन रशिया वार की, जी, उसके बाद अभी जो रिलेशनशिप हो रही है पाकिस्तान ईरान की, इट मे एक्सप्लोड एनी टाइम। जी, सो वी कैनॉट कंप्रोमाइज विद अवर नेशनल सिक्योरिटी नो मैटर हाउ हाई इज द कॉस्ट। ओके। सो दैट कॉल हैज टू बी टेकन। वो एक पॉइंट और बड़ा अहम है कर्नल पठानिया, जो मुझे लगता है उस पर बहुत डीपली बात होनी चाहिए। पहले होता था कि आर्मी टू आर्मी एक वॉर होता था, लेकिन जिस प्रकार से आज हुती, हिजबुल्ला, हमास, लश्कर, जैश, तमाम संगठनों को देख रहे हैं, क्या कई कंट्रीज जो हैं वो आर्मी प्लस आतंकी का जो कंसेप्ट है उस पे काम कर रहे हैं, और एक नया चैलेंज होगा ये पाकिस्तान के अंदर? जी, यू सी प्रोजेक्शन ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसीज थ्रू टेररिज्म। ओके, ईरान का देख लीजिए आप, बिल्कुल सर, दे आर सपोर्टिंग हिजबुल्ला, दे आर सपोर्टिंग हमास वाले। जी, तो उसके बाद करते हैं फिर इसको। ठीक है। कर्नल पठानिया आज हमारे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल पठानिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं को समझाने के लिए। थैंक यू सर। Always जय an हिंद। honor, sir. Thank It has been great for me, and thank you very much to you and your. थैंक यू सर। तो कर्नल camera SS पठानिया editors. थे, कई चीज़ों को उन्होंने बहुत बारीकी से हमें समझाया है। दरअसल दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जिस वक्त 2 मोर्चों पे जंग जारी है, और इजराइल के बाद ईरान और अमेरिका में जो टेंशन देखने को मिली है उसने भी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है कि कहीं तीसरा मोर्चा तो नहीं खुल जाएगा। और भारत के सामने परेशानी ये है कि भारत के दोनों तरफ 2 दुश्मन बैठे हैं और वो भारत को उकसा रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि उसके लिए भारत को एक लंबी तैयारी करने की ज़रूरत है। तो आज मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए।